नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। मैं उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम दस्तक, दिल की बात कलम से, और अपने सभी दर्शकों का मैं दिल से अभिवादन करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि दस्तक दिल की बात कार्यक्रम में हमारे साथ हर बार एक खास शख्सियत होती है जो साहित्य जगत में अपनी पहचान रखती है। इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में दस्तक दी है डॉक्टर अरविंद द्विवेदी जी ने, जो कि आलोचना, समीक्षा, निबंध, समकालीन साहित्य, वर्तमान साहित्य पर अपने विचार रखते हैं, आलेख लिखते हैं और उनके आलेख बहुत प्रकाशित होते हैं और कवि और कहानीकार तो हैं ही। जी हाँ, हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं डॉक्टर अरविंद द्विवेदी जी का। आपका स्टूडियो में स्वागत है सर। बहुत बहुत अभिनंदन और नमन जस्ट टीवी का और आदरणीय बहन उर्मिला सखी जी का। जी जी जी। तो अरविंद जी, आप द्विवेदी हैं जी। तो साहित्य, जैसे कि हमारा कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से, इसमें हम हमारे साहित्यकार के जीवन पर प्रकाश डालते हैं, अपने जीवन के जो खास पल होते हैं, कहाँ पैदा हुए, कहाँ परवरिश हुई, उनकी रचनाओं पर बात करते हैं, जीवन पर प्रकाश डालते हैं। लेकिन मैं एक अलग तरीके से प्रकाश डालना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने बड़े ये जो हैं सरनेम हैं सुने हैं कि द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, तो आप द्विवेदी हैं। तो ये द्विवेद मेरे ख्याल से जो हैं, अगर उनका संधि विच्छेद करें, द्विवेद यानी दो वेदों को जानने वाले, लेकिन आप तो सारे वेद पढ़ चुके हैं। जी बहन उर्मिल सखी जी, हिंदवा सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत जी, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता जी। वैसे तो हम सभी भारत आर्यावर्त में पैदा होने वाले सहोदर हैं, भाई बहन हैं जी। लेकिन ये जैसा कि आपने उपाख्य सरनेम के बारे में पूछा, तो द्विवेदी कुल में उत्पन्न हुआ। और इसके मूल उत्पत्ति के विषय में आपको बताना चाहूं कि भारद्वाज ऋषि के जो शिष्य परंपरा में लोग थे और उनके पुत्र वंशावली परंपरा में थे, तो कुछ तो भारद्वाज गोत्र स्वयमेव भारद्वाज ही लगा लेते हैं और कुछ द्विवेदी लगाते हैं, क्योंकि भारद्वाज ऋषि मुनि जो थे स्वयं दो वेदों के ज्ञाता थे। जी, उन्हीं के वंशानुक्रम में आने के पश्चात यह विरासत में उपाधि हमें भी द्विवेदी की मिली। जी जी। तो अपने बारे में बताइए, कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, कहाँ आपकी परवरिश हुई, फिर नौकरी कहाँ करी, तो प्रकाश डालें अपने जीवन पर। कहाँ से हैं, किस तरह से आपके। जी जी, जी। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला जी में एक विशेषरगंज नामक बाजार है जी, और वहाँ गोरखपुर नामक ग्राम सभा में पूरे दुबान जी एक ग्राम है जी। हम उसमें सारे द्विवेदी लोग हैं जी। तो उस द्विवेदी परिवार में हमें जन्म लेने का भगवान की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। मेरी प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा वहीं के प्राइमरी पाठशाला में हुई। जी जी। आम के नीचे बैठ करके, टाट पे बैठ करके शिक्षा ग्रहण किए जी। और उसके पश्चात कॉलेज की शिक्षा के लिए, महाविद्यालय की शिक्षा के लिए अमेठी में RRPG रणवीर रणंजय डिग्री कॉलेज है जी, तो वहां से मैंने स्नातक किया जी। और स्नातक एक बड़ी अच्छी घटना है कि जब मैं 12वीं में पढ़ रहा था जी, तो पंजाब विश्वविद्यालय एक बार चंडीगढ़ घूमने आया। अच्छा। अब यहाँ की मोहकता, यहाँ का स्वच्छता, यहाँ का परिवेश देकर के मन में कहीं न कहीं बीज पड़ गया था कि हमें उच्च शिक्षा के लिए यहाँ आना चाहिए। आप कहना चाहते हैं द सिटी ब्यूटीफुल। जी, सिटी ब्यूटीफुल। सिटी ब्यूटीफुल। प्रभावित हो गए। चमचम चमचम चमक रहा है, लगता हर कण सोना। हाँ। देवों को भी चाहत होती वासी चंडीगढ़ का होना। क्या बात है। देवता भी अगर स्वर्ग में होंगे तो कहते होंगे कि काश मेरी भी एक कोठी चंडीगढ़ में होती। क्या बात है। जी। तो मैंने एक कविता भी लिखी चंडीगढ़ में उसी समय। अच्छा। जब मैं यहाँ से चला गया
तो ये बीज हमारे अंतर मन में समा गया कि चंडीगढ़ हमें में चंडीगढ़ जाना चाहिए। क्या बात और है। एक घटना और है। हाँ, और वैसे भी कहते हैं कि जो चंडीगढ़ में एक बार आ जाए हाँ, वापस लौट के जाना नहीं चाहता। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के बहुत प्रख्यात विद्वान। बिल्कुल। वैसे एक द्विवेदियों में वेद वेदांग विद्वता और साहित्य जन्मजात होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तुलसीदास राम सहाय द्विवेदी जी के पुत्र थे। मेरे जी। पिताजी भी स्वयं राम सहाय द्विवेदी थे। जी मैं तुलसीदास नहीं हूँ। जी जी जी, नहीं आप भी कम नहीं है। हाँ। देवदत्त रीतिकाल में देवदत्त द्विवेदी महान विद्वान कवि जी। रीतिकाल के, तो आप उनके वंशज हैं। आधुनिक काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युग ही उनके नाम से पड़ा। जी बिल्कुल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी, हाँ, इसके बिल्कुल। अलावा फिल्म गीतकार में देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। बिल्कुल। प्रदीप कुमार स्वयं द्विवेदी। हाँ, प्रदीप ने तो गाने बहुत अच्छे जी लिखे जी हैं, जी इंडस्ट्री जी, को बहुत भक्त कुछ के दिया है। भजन उनके राष्ट्रगीत। जी। तो उसी परंपरा में ये जो कुछ भी हमारे ऋषियों मुनियों के पुण्य सही है। प्रताप से ही हमें उस साहित्य हमारे कुल अंदर में जब हम प्रस्फुटित वंशज हुआ। होते हैं, उस कुल में जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पुण्य कर्मों का ही फल होता है। और बिल्कुल। पंजाब विश्वविद्यालय आया इसलिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कुटज निबंध हमारे 12वीं के पाठ्यक्रम में लगा था। अच्छा। तो कुटज की पंक्तियां देखिए हम्म कि कुटज आत्मोन्नति के लिए नीलम नहीं पहनता, हम्म किसी के तलवे नहीं चाटता, हम्म सिफारिश नहीं करता, हम्म चट्टान का सीना फाड़ करके अतल गहवर से अपना प्राप्य खींच लेता है। ये पंक्तियां मेरे जीवन में एकदम घर कर गई और मैं सोचने लगा कि अवश्य में वो हमें पता किया तो पता चला कि शिरीष के फूल, कुटच, देवदार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पंजाब विश्वविद्यालय में लिखे। तो पंजाब विश्वविद्यालय में महती उत्कंठा लेकर के मैं यहाँ अपनी उच्चतर शिक्षा के लिए आया। जी, यहीं से आपने डॉक्टरेट, यहीं से मैंने स्नातकोत्तर किया हिंदी में और शोध उपाधि भी यहीं से प्राप्त की। क्या बात। मैंने डॉक्टरेट पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से प्राप्त किया और सबसे बड़ा सौभाग्य रहा कि मेरे गुरुदेव पूज्य प्रोफेसर जयप्रकाश जी भी द्विवेदी। क्या तो जी आपने सानिध्य में ही हमको पुष्पित, पल्लवित और विकसित होने का आपने द्विवेदी के बारे में तो बहुत कुछ बता दिया कि द्विवेदी के आप वंशज हैं और इस वंशज में, इस प्रणाली में, वंशबेल में आपके जो दिग्गज रहे हैं। और वाकई ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि आप एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जी, हम सभी ऋषियों की संतान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जाति, गोत्र ये सिर्फ उनके कर्म के निर्धारण से बना था। जी जी बिल्कुल, अन्यथा हम सभी ऋषियों। सही बात है। अच्छा अरविंद जी, ये बताइए कि आपकी रचना धर्मिता कहाँ से शुरू हुई? कब सोचा आपने कि मैं कवि बनूं, लेखक बनूं? ये कौन, मतलब किस उम्र में आपने ये फैसला किया कि आप भी कवि बनेंगे, कविताएं लिखेंगे? या फैसला नहीं किया, बस कुदरत से? क्या ये जो कविता है, साहित्य है जी, ये माँ सरस्वती की कृपा से आती है। बिल्कुल। और इसका जन्म करुणा या संवेदना, वेदना से होता है। वेदना से होता है, क्योंकि स्वयं आदिकवि वाल्मीकि जी जब क्रौच पक्षी को अहेरी के द्वारा सरविद्ध किया गया, बाण से मारा गया जी, तो उनके अंदर से जो करुणा का आवेग था वह फूट पड़ा। रे निषाद प्रतिष्ठाम गमा त्वं शाश्वती समा जी, यत क्रौच मिथुना देखी तो वधि काम मोहितम। मतलब उनके अंदर का जो संवेदना थी वो चीत्कार सुन करके वह फूट पड़ी। ये श्लोक विश्व का पहला आदि श्लोक है जी, आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा जी, विश्व के पहले कवि हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी। अच्छा, किस उम्र में? मैं 12वीं में पढ़ रहा था। अच्छा। तो मेरे ताया जी थे, वो समृद्ध थे, उनके 5 पुत्र जी। तो एक बार थोड़ी झगड़ा हुई तो उन्होंने कहा बंदूक निकाल लाओ। अब वो बंदूक निकाल लाने का जो ये शब्द था, मैं अकेला था। पिताजी मेरे बड़े भोले स्वभाव के, तो मैं थोड़ा क्रांतिकारी भी था। अच्छा। तो उसमें रात्रि में सो नहीं सका और 3 बजे के पश्चात वो ये पंक्तियां फूटी। द्वैसता नियरानी समानी सगरे नरन में। मैं पद्माकर को उस समय पढ़ रहा था, रीतिकाल के कवि हैं जी। तो उसी के अनुसार थी, द्वैसता नियरानी समानी सगरे नरन में, मानो अनेक
स्वार्थी आज बगरियो घरन में। द्वेष इतना नजदीकी से लोगों में कैसे घर कर गया है जी। कि रिश्ते नाते सब कुछ भूल करके। तो अरविंद जी, हम बात कर रहे थे कि आप जब रात को देखा कि झगड़ा हो गया और आपका जो विचार उत्पन्न हुए, तो उस पर हम बात कर रहे थे। आगे बढ़ाइए सिलसिले को। उर्मिल जी, इस घटना के बाद ऐसे लगा कि जैसे मैं बहुत संवेदनशील हो गया। वैसे तो कभी जन्मजात संवेदनशील होता ही है। सही बात है। तो इस घटना के बाद उस रात मैं सो नहीं सका और 3 बजे के रात्रि तीसरे पहर में ये पंक्तियां फूटी और मुझे लगा कि तो कविता बन गई। और फिर मैं उसी रात इस कविता को पूरा किया। और फिर मुझे लगा कि एक हमारे यहाँ महाविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी लाइब्रेरी में पुस्तकालय में कार्य करते थे अश्विंद द्विवेदी। अच्छा। वो भी द्विवेदी थे, अवधि के कवि थे, बहुत अच्छे कविता लिखते थे। अब नहीं रहे इस दुनिया में। तो अश्विंद द्विवेदी जी को मैंने दिखाया तो कहते हाँ ठीक है, आज पहली कविता है। हमने कहा हाँ, बड़ा सारा काट छांट पोस्टमार्टम किया, ऐसे लिखो, बताया उन्होंने। उसके बाद से लिखना जैसे एक शौक हो गई। और मैं बताऊं, कोई कविता लिखता नहीं है, माँ सरस्वती अपने योग्य पात्रों से स्वयं लिखवा लेती है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा कि माँ सरस्वती अपने योग्य पात्रों से स्वयं लिखवा लेती है। बिल्कुल सही कहा। तो ये निश्चल मन की सरस उत्पत्ति है। अगर मन राग विराग द्वेष से मुक्त है तो काव्य अपने आप शाश्वत काव्य प्रवाहित। सही बात है। तो अरविंद जी, पहली कविता जो लिखी वो तो आपने बताई कि वो उन घड़ियों में हुई। इसके अलावा हम चाहते हैं कि आप कविताएं लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो इस विधा में आज हम आपसे जो है कविता की अनुबंध करते हैं कि कविता अवश्य में हो जी। मेरी एक परिचय कविता है जी। और मैं परिचय कविता में भी नियति को, काल को चुनौती देता हुआ मेरी लगभग हर कविताओं में यही रही है। जी, स्वागत है। तो आप निवेदित है आपके लिए जी। काल की कराल क्रूर कालिमा के अंक पर, अंक माने गोद, काल के, महाकाल के सीमा पे, क्योंकि मैंने वो जीवन के संघर्ष और विपन्नता को सदी झेला है। जी जी। तो काल की कराल क्रूर कालिमा के अंक पर ज्ञान से प्रदीप्त भाव लेखनी चलाता हूँ। आंसुओं से भीगी भाव जीवन की बीथिका में। सार कवियों के जीवन जो है गीली चादर। जी। आंसुओं से भीगी भाव जीवन की बीथिका में वेदना के गीत नौ विमल बनाता हूँ। हिंद का निवासी हिंदू, हिंदी का भाषी हूँ। अम्मा भारती का प्रोत अरविंद सौरभ कहाता हूँ। क्या बात। माँ भारती का पोत अरविंद द्विवेदी कहाता हूँ। मैं शुरुआती, ये तो आपका जीवन परिचय, आपका खुद का परिचय है। जी जी जी। तो मैं शुरुआती दौर में सौरभ लगाया करता था। सौरभ लगाने में भी एक संयोग देखिए। अरविंद का मतलब होता है कमल। जी। अरविंद सुवानन रूप मकरंद आनंदित लोचन भृंग पिए। माता सीता स्वयं कहती हैं कि प्रभु श्री राम का मुख कमल के समान। बिल्कुल बिल्कुल। तो अरविंद, मेरा नाम अरविंद है, तो अरविंद के गुण की उत्पत्ति जो होगी वो निश्चित रूप से खुशबू होगी, सौरभ होगा। तो सौरभ माने पराग होता है। तो अपनी कविता के टाइटल में मैंने सौरभ नाम लगाया। क्या? जी जी। तो अगली कविता जी। अगली मैं वहां लिखता रहा। लिखते लिखते मैं चंडीगढ़ आ गया। जी। तो चंडीगढ़ में चूंकि उत्तर प्रदेश में मंचीय कविता बहुत होती है। बिल्कुल होती है। वहाँ कवियों को बुलाया जाता है और 10-10, 15-15, 20-20 हजार का सैलाब सुनता है कविता। बिल्कुल होता है, बड़े ध्यान से। जी। ऐसे कविता के प्रति, ऐसे साहित्य के प्रति दिवाली है। बिल्कुल। चंडीगढ़ आया तो यहाँ साहित्य की जो ये सरसता है, ये सारस्वत प्रेम है, यहाँ पे वो गानों ने ले लिया है, गाने वालों के पंजाबी गीतों ने ले लिया है।
तो यहाँ थोड़ा सा उपेक्षित भी महसूस किया। हम्म, कुछ गोष्ठियों में जाता रहा, हम्म, तो उस गोष्ठियों के जो हमारे पुरोधा कवि हैं वो बच्चा समझ करके मुझे बड़े उपेक्षित भी करते थे। लेकिन आपको अभी तो कोई बच्चा नहीं समझता। नहीं, आप बहुत ज्ञानी हैं और वैसे भी आप द्विवेदी हैं, उस परिवार से हैं, इतने उच्च तो मैंने उनके लिए लिखा, परिवार से हैं। हाँ। उन कवियों के लिए हम्म, जो कि प्रख्यात नामवर हैं, सही बात है। लेकिन अपने नए अंकुरों को इतना ध्यान नहीं देते, हाँ। उनको उतना प्रोत्साहन नहीं देते। हम्म, तो मैंने लिखा, मैं एक गोष्ठी में नियमित जाया करता था, नाम नहीं लूंगा। मैं शाकी का छलका हुआ जाम हूं, मैं शाकी का छलका हुआ जाम हूं, आंखों में आंसू का अंजाम हूं। बिछड़े हुए जो गुमनाम कविवर, मैं उन्हीं बदनसीबों का पैगाम हूं। मैं उन्हीं बदनसीबों को, बहुत सारे कवि हैं जिनको नाम नहीं मिल पाता, प्रसिद्धि नहीं मिल पाते। बिल्कुल ऐसा होता है आजीवन। कवियों के साथ होता क्या है उर्मिल जी, कि माँ सरस्वती और लक्ष्मी से बड़ा द्वेष है। बहुत सारे हाँ, मैं ये अक्सर कहती हूँ कि भाई जहाँ माँ लक्ष्मी होती है सरस्वती नहीं तो जहाँ होती। सरस्वती होती हैं। हाँ। तो कितने कवि ऐसे हैं कि बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन आज गुमनाम पड़े। तो लेकिन इस टाइम पे टेक्नोलॉजी ने, मीडिया ने, हर जगह जो है अब सबको मुकम्मल मुकाम हासिल हो रहा है। अब पहले वाली बात नहीं है। ये जो नई तकनीकी आई, इससे बहुत फर्क पड़ा है। फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, व्हाट्सएप आया, इससे साहित्य जगत और विकसित हो रहा है। मुझे लगता है कि ना सिर्फ साहित्य जगत, बल्कि डांस, मीडिया, जितने भी हमारे जो नए टैलेंट आ रहे हैं उभर कर, खासकर गरीबी से आ रहे हैं, जो झोपड़ी में रहते हैं, रोड किनारे रहते हैं, जब वो बच्चे टीवी देखते हैं, घरों में खुद ही प्रैक्टिस करते हैं और वो उभरते सितारे साबित हो रहे हैं। जी, निश्चित रूप से मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है आजकल। उर्मिल जी, हिंदी साहित्य को पुष्पित करने में, विकसित करने में 2021 के डाटा के अनुसार से हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बन गई। और हमें ही देख लीजिए ना, हम भी तो टीवी के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, और जब आप आए हैं, आपकी भी रचनाएं, आपकी बातें, आपका परिचय, आपकी शख्सियत जो है कहाँ तक पहुंचेगी। जी, निश्चित रूप से। तो निसंदेह टीवी भी बहुत बड़ा माध्यम हो चुका है। जी, निश्चित रूप से इस स्टूडियो के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से बहुत सारे दर्शक, हमारे जस्ट हिंदी के दर्शक, हमारे जस्ट टीवी के दर्शक बहुत हैं। मैं जस्ट टीवी के दर्शकों को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी। तो आगे बढ़ते हैं, बातों का सिलसिला भी। आपकी प्रेरणा कौन है? आपकी प्रेरणा मतलब किनको आपने ज्यादा पढ़ा है, किनको पढ़ना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? उर्मिल जी, हिंदी साहित्य में सबका योगदान बहुत अप्रतिम है, लेकिन कुछ साहित्यकारों का योगदान शाश्वत है, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं। तो अरविंद जी, आप कह रहे थे कि जब मैंने आपसे पूछा था ब्रेक से पहले कि आपकी प्रेरणा कौन है, किनको आपने सबसे ज्यादा पढ़ा है, तो आप उस पर प्रकाश डालिए। उर्मिल जी, हिंदी साहित्य में वैसे तो सभी बहुत महान हैं, लेकिन कुछ रचनाकार हैं कि वो शाश्वत है। जी। तुलसीदास भक्ति काल में, तुलसी, कबीर, सूर, ये और जायसी, ये शाश्वत रचना। इनमें से तुलसीदास ने मुझे बहुत अंदर तक प्रेरित किया है। तुलसीदास की जो रचना है, रचना धर्मिता है, उसमें लोक हित है, लोक मंगल है, लोक कल्याण की भावना। बिल्कुल सही बात है। उनके आराध्य प्रभु श्री राम, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु से दशरथ हजीर बिहारी। वो मंगल भवन है, और वह स्वयं उस कविता को कहते हुए कहते हैं कि कीरति भनिति भूति भल सोई, असुर सरि सम सब कहाँ हित होई। कविता ऐसी होनी चाहिए कि माँ गंगा के समान हो, जो सभी को तार दे, उनके गोद में जो भी आ जाए सबका कल्याण करे। तो तुलसीदास ने के जो काव्य है रामचरितमानस मुझे बहुत प्रभावित किया। और आधुनिक काल में
मैं महाकवि जयशंकर प्रसाद जैसा आधुनिक काल में अप्रतिम कवि बिल्कुल बिल्कुल उनके कामायनी जो रचना है, जी एक तुम विस्तृत भूखंड सकल वैभव से भरा मंद, कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ चेतन का आनंद। क्या बात है। आधुनिक युवाओं को जो स्वतंत्रता संग्राम में कूदे हुए थे, अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि कर्म करो, ये वसुंधरा समस्त तुम्हारी है। जी तो आधुनिक काल में सर्वाधिक मुझे किसी ने प्रभावित किया है तो जयशंकर प्रसाद। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। ऐसा कवि जो विश्व बंधुत्व की भावना रखता है, वसुधैव कुटुंबकम की को कल्याण चाहता है जी। तो आधुनिक काल मेरे प्रेरणा स्रोत जयशंकर प्रसाद जी हैं जी। और जयशंकर प्रसाद की कहानी, नाटक, उनकी कविताएं जी। स्वयं मैं उसका अभी भी विद्यार्थी हूं। और वैसे भी कहते हैं कि हम जैसा पढ़ते हैं जैसा वैसा ही हम लिखने लग जाते हैं, तो हमारा पढ़ने का जो हमारा मयार होगा जितना ऊंचा होगा उतना ही बढ़िया हम लिखते हैं। ये भी है। साहित्य को दो नजरिए से परखा जाना चाहिए। जी। वर्तमान के लोग साहित्य को केवल एंटरटेनमेंट, आनंद की श्रेणी में लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन साहित्य कभी भी लाफ्टर चैलेंज नहीं हो सकता। सही बात है। चिन्मय आनंद है, चेतनापूर्ण आनंद है। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए। साहित्य में अगर अपने युग का संदेश नहीं समाहित है, अपनी आने वाली युवाओं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान नहीं समाहित है, बिल्कुल साहित्य अपने युग का जीवंत दस्तावेज होता सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और साहित्य को केवल राग विराग में बना देना, ओ मेरी साहिबा, ओ मेरी प्रिया, ओ मेरे, इस कोटि का साहित्य कभी शाश्वत नहीं हो सकता है। क्षणिक आनंद तो दे सकता है। जी बिल्कुल। वर्तमान कोटि के जो साहित्य है, लगभग उसमें जो छपने की प्रक्रिया है, दिखाने की प्रक्रिया मतलब है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो लिखा जा रहा है ये साहित्य को दशा और दिशा नहीं दे सकता। खाली मनोरंजन तक तो ठीक है, लेकिन साहित्य को दशा और दिशा में जो परिमार्जन करने की होती है, नैसर्गिक प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम। प्रतिभा तो नैसर्गिक रूप से मां सरस्वती ने दे दिया, बिल्कुल। लेकिन हम अपने कितने साहित्यकारों का अनुशीलन किया और अभ्यास कितना किया। तो जो अभ्यास करने की परंपरा है, हमने चंद पंक्तियां लिखी और फेसबुक पे पोस्ट कर दी। वाह 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 वाह। हाँ, इस तो इस वाहवाही ने साहित्य को मनोरंजन की कोटि का बना दिया है। साहित्य का काफी हद तक मैं समझती हूँ नुकसान भी किया है। इस तरह से जो छोटी छोटी तुच्छ सी रचनाएं, बेतुकी रचनाएं, बगैर लय बद्ध किसी सुर के, और इस तरह से जो राइम बन रही हैं, ये इसी समाज का इससे भला नहीं होगा। कुछ ऐसा साहित्य सृजन करना भी बहुत जरूरी है कि जिससे, जो कि कालजयी रचना हो, आने वाली पीढ़ियां भी उसको पढ़ें, उससे कुछ सीखें और अपने जीवन दर्शन में जोड़े। उर्मिल जी, मैं अपने दर्शकों और आपसे एक विचार साझा करना चाहता हूँ। जी, स्वागत है। कि वर्तमान की जो रचनाएं हैं बहुतायत मात्रा में, नहीं, मैं विपुल मात्रा में लिखी जा रही जी, मैं बातों बातों में इसी विषय से जोड़ देती हूँ कि हमारे दो सवालों का एक ही जवाब हो जाएगा। जो मैं आप कहना चाहते हैं और जो मैं पूछना चाहती हूँ वो सवाल एक ही है, लेकिन तरीका अलग है। मैं वर्तमान समय में साहित्य की दिशा और दशा, इस पर क्या आपका दृष्टिकोण है? इस पर प्रकाश जरूर डालिए। जी, वर्तमान का जो साहित्य है मात्रात्मक क्षमता में विपुल मात्रा में लिखा जा रहा है। मुक्त छंद होने के कारण, छंद की प्रतिबद्धता समाप्त होने के कारण कविता गद्य के हद तक पहुंच गई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ।
लेकिन हम्म, लिखी जा रही है, जी लेकिन वो शाश्वत नहीं हो पा रही है, बिल्कुल। श्रोता के, पाठक के जबान पर नहीं चढ़ पा रही है। आज भी कबीर के दोहे बड़ी आसानी से सुना देते हैं, सही बात है। तुलसी की चौपाइयां सुना देते हाँ, हैं उसका लोग, कारण तो यही है बिहारी ना। की, बृंद की पद्य सुना देते हैं लोग। नहीं, उसका कारण यही है कि वो जो उन्होंने लिखा है वो छंद में लिखा है, लय में लिखा है, सुर में लिखा है। हाँ, वो जबान पे चढ़ते हैं, दिल में घर कर दिल जाते में हैं, उतरते हैं, दिल में उतरते हैं। वर्तमान काव्य क्या है हम्म, कि भावना से हीन कवि, मेरी पंक्तियां हैं, जी जी, भावना से हीन कवि, भाषा से लाचार भय, क्योंकि भाषा भी उत्कृष्ट नहीं हो पाती है, सही बात। ओछेपन तक उतर आते हैं। हम्म, भावना से हीन कवि, भाषा से लाचार भय, व्यंग अश्लीलता में घुल के अचार भय। हम्म, व्यंग और अश्लील रचनाएं लिख करके उसके बोल्डनेस कह करके वाह 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 वाह। तो भावना से हीन कवि, भाषा से लाचार भय, व्यंग अश्लीलता में घुल के अचार भय। क्षितिज के पटल पर तूलिका चलाए के, यानी वो शाश्वत रचनाएं कौन लिखेगा जी। क्षितिज के पटल पर तूलिका चलाए के, वासना के प्रेमी सब रूप के चितेरे। क्या बात है। और कहाँ जाओगे मीत मन मेरे, और कहाँ जाओगे मीत मन मेरे, जी। तोड़कर संयम के बंधन घनेरे, और कहाँ जाओगे मीत मन मेरे। हे मेरे कवियों, तुम युग को दिशा देने वाले हो, युग की स्थितियों परिस्थितियों को भविष्य की पीठिका लिखने वाले हो, लेकिन अगर तुमने ही व्यंग और अश्लीलता में अपने कर्तव्य की इतश्री समझ ली, तो आने वाला तुलसीदास, आने वाला निराला, आने वाला कबीर, जयशंकर प्रसाद कहाँ बचेंगे। तो मैं तो अपने हिंदी साहित्य को निवेदन करता हूं अपने साहित्यकारी बंधुओं से कि साहित्य में थोड़ा सा परिवर्धन करें, परिमार्जन करें। छंदबद्धता बड़ी दुरूह है, बिल्कुल। लोगों के पास अब समय नहीं है। और अरविंद जी, मैं तो ये कहती हूँ कि जिस तरह से आज आप पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, छंद में जो आपकी तो बात में भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप छंद में बात कह रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर से करते हैं स्वागत दस्तक दिल की बात कलम से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद द्विवेदी जी। तो जी डॉक्टर अरविंद, ये बताइए कि अब मैं आपसे पूछ रही थी कि दशा और दिशा वर्तमान समय में जो साहित्य की है उस पर प्रकाश डाल रहे थे आप। जी उर्मिल जी, वर्तमान जो साहित्य लिखा जा रहा है तो बहुतायत मात्रा में लिख रहे हैं। ये संवेदनाएं खंडित संवेदनाएं, क्योंकि महाकाव्य और प्रबंध काव्य की कोटियां अब उतना लोगों के पास समय भी नहीं है, और लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, बहुत फास्ट हो गई है, और क्वालिटी नहीं लिखते, आजीविका का चक्कर है। पहले कवियों साहित्यकारों को राजाश्रय प्राप्त हुआ करता, सही बात है, जनता का स्नेह प्राप्त हुआ करता था, और आजीवनों लेखनी चलाया करते थे। आज बच्चों का पेट भी भरना है, ट्यूशन की फीस भी देनी है, घर भी चलाना है, और उसमें से जो समय मिलता है वो कविता लिखता है, साहित्य लिखता है। तो ये दुरूह कार्य है। लेकिन जो शाश्वत काव्य की रचनाएं, मैं कहूंगा काव्य केवल चोट करना नहीं है। दो शब्द होते हैं साहित्य में, चारुता और चोट। चारुता का मतलब है सौंदर्य, शाश्वत संदेश, मानवता परक संदेश। केवल चोट करने वाला साहित्य, केवल राग विराग, केवल अपने मन की उच्छिष्ट भावनाओं को प्रकट करने वाला साहित्य क्षणिक होता है, क्षणभंगुर होता है। ऐसा साहित्य साहित्य को समृद्ध नहीं कर सकता। भावनाएं अगर कलुषित हैं, द्वेषमय हैं, रागमय हैं, तो चिन्मय आनंद साहित्य नहीं बन सकता, चेतना से पूर्ण साहित्य नहीं बन सकता। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस तरह का जो साहित्य है कम समय में ज्यादा और मतलब कि
इस तरह से असंतुलन में जो साहित्य लिखा जाएगा तो वो समाज को सही दिशा नहीं दे सकता और दशा को और खराब कर देगा। साहित्य निर्लिप्त और निस्संग होता है जी। जब वो साहित्य लिखता स्वयं है, व्यष्टि चेतना समाहित होती है, लेकिन जब साहित्य बनता है तो व्यष्टि नहीं समष्टि चेतना हो जाती है। जी। कवि स्वयं अपने जीवन को भी जब ढालता है तो वह व्यष्टि से समष्टि की ओर जाता है। और अगर अरविंद जी, अगर सरल भाषा में, बहुत सरल भाषा में, दर्शकों की भाषा में अगर मैं इस बात को कहूँ जो आप कहना चाहते हैं कि जब हम लिखते तो स्वयं के सुख के लिए है, लेकिन जब हम लिख लेते हैं, जब सामने वाले को उसमें अपना सुख महसूस होता है, वो आनंदित होता है, उसको सुख मिलता है, तो हमने वो दूसरे के लिए लिखा है। जी। तो वो साहित्य जो है वो लिखना चाहिए कि लिखो तो खुद की दिल की तो लिखे, लेकिन वो सबके दिल की बात हो। जी। तुलसीदास जी ने स्वयं जो रामचरितमानस लिखने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं अपने स्वंतः सुखाय रघुनाथ गाथा मंजुलमा तनोति। ये जो प्रभु श्री राम की गाथा लिख रहा हूँ, रामचरितमानस लिख रहा हूँ, स्वंतः सुखाय लिख रहा हूँ, अपने सुख के लिए। लेकिन वो देखिए, लेकिन जब वो परिपक्व होकर के तैयार हुआ तो विश्व मानवता कोश की तरह आज है। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से कवि की जो अनुभूतियां होती हैं, सभी अनुभूतियां उसकी प्रामाणिक अनुभूति हो ऐसा नहीं। सही बात साहित्यकार पर काया प्रवेशी होता है जी। समाज की घटनाओं को देख करके उद्वेलित होता है, हृदय में मंथन करता है और कल्पना और भाषा के माध्यम से लिख देता है। तो अरविंद जी, मुझे तो आज सच बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई प्रख्यात पंडित हमारे समक्ष बैठ के वेद का उच्चारण कर रहे हैं। मुझे तो आज आपका इंटरव्यू नहीं लग रहा आपका परिचय नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि हाँ, कोई वेद को जानने वाले त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी सारे समाहित हो गए हैं आपके अंदर, और सारे ही वेद शास्त्र मेरे समक्ष बैठे हैं आज। बहुत ही आप हिंदी के ज्ञाता हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, आप कब लिखते हैं, किस वक्त लिखते हैं आप? मैं बहुत सारे संगठनों से सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ हूँ, वैयक्तिक जिम्मेदारियां भी हैं। इसके बावजूद जब संवेदना बलवती होती है, वेदना फूट पड़ती है जी, तभी लिखते हैं। तो चलो ऐसा करते हैं, बातें तो हम करेंगे, ये बहुत सारी बातें हैं, मुझे तो हर बात में कोई मंत्र महसूस हो रहा है। तो एक कविता और सुना दीजिए चलते चलते, कविता जो आपके दिल के बेहद करीब है। ऐसे तो उर्मिल जी, साहित्यकार भावुक होता है जी, और भावुकता उसके ही जीवन, उसके साहित्य का अंग होती है जी। तो कहीं न कहीं रतना की फटकार और मनुहार ने राम बोला को तुलसीदास बना देती है। तो जी, स्वागत है कविता के लिए। आप भटका रहे हैं, मेरे मन के हाँ। जो बहुत करीब पल आया जी, उस पल को मैंने सहेजने की कोशिश की थी। जी। और देखिए, स्वागत है। जीवन का तेरे सहारा बनूं मैं। कोई नायिका है, बस आप सुनाते जाइए, बहने जीवन का तेरे सहारा बनूं मैं, तुम कश्ती बनो तो किनारा बनूं मैं। क्या बात है। जीवन का तेरे सहारा बनूं मैं, तुम सुबह की सुनहरी किरण जब बनो, तुम सुबह की सुनहरी किरण जब बनो, दुनिया का सारे उजाला बनूं मैं। क्या बात है। तुम बनो जब बसंती बहारों की रानी, तेरे गले की गुलाबों की माला बनूं मैं। क्या बात है। हे देवी बनो तुम जो ममता की मूरत, हे देवी, अपनी उस देवी उपमा की जी ले जा रहा हूँ जी। हे देवी बनो जब तुम ममता की मूरत, तेरे मंदिर का सब दिन पुजारी बनूं मैं। क्या बात है। जब तुम बनो प्रेम दाती प्रिय,
जब तुम बनो प्रेम दाती प्रिय, तेरी चाहत का पागल भिखारी बनूं मैं। क्या बात है। तुम बनो चांदनी तो सितारा बनूं मैं। तुम बनो चांदनी तो सितारा बनूं मैं, तुम गंगा बनो तो धारा बनूं मैं। तुम गंगा बनो तो धारा बनूं मैं, हर जन्म में दोस्त तुम्हारा बनूं मैं। क्या बात है। जीवन का कश्ती किनारा बनूं मैं, तुम कश्ती बनो तो किनारा बनूं मैं, जीवन का तेरे सहारा बनूं। ये 2000 पुरानी रचना है जी, जब भावनाओं का उद्वेलन होता है। जी। अच्छा अरविंद जी, मुझे ये बताइए कि मैंने आपके भी कविता सुनी, ये रंग बिल्कुल हटके था, ये था मित्रता पे, प्यार पे, रिश्तों पे, है ना। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आप लिखते हैं, आप आलोचना, समीक्षा, समकालीन साहित्य पे आलेख, वर्तमान साहित्य पे आपके आलेख बहुत छपते हैं, प्रकाशित होते हैं, और निबंध प्रतियोगिताएं, हर जगह आप नंबर 1 अव्वल होते हैं। तो ये तो आप बधाई के पात्र हैं। आप कोई भी संगोष्ठी ऐसी नहीं जहाँ पर आपकी उपस्थिति ना हो। आप साहित्य जगत में बहुत पहचान रखते हैं, हर मंच पर मौजूद होते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, जब आप घर पे कविताएं लिखते हैं तो घर पे कैसा माहौल होता है? ये हंसी कुछ और कह रही है। जी, कवि निराला होता है। जी, कवि निराला होता है। और निराला वही होता है जो दुनिया की मोह माया छोड़ करके गंगा की रेती में, दारागंज में सब कुछ छोड़ के निवास कर लेता है। ऐसे कौन जाता है? लेकिन यही कहना बहुत आसान विडंबना है। कौन जाता है? हर पति, हर पत्नी, हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, नेता बने, कवि न बने, कभी ना बने, कभी ना बने, कभी ना बने, कभी ना बने। कवियों की अलमस्त दुनिया है। वो हवा के मस्त झोंके की तरह होते हैं जी। और आपको देखकर ना सिर्फ मैं, हमारे सारे दर्शक आनंदित होंगे, पूरा मजा ले रहे होंगे कि आज उर्मिल ने स्टूडियो में किसी प्रख्यात पंडित को बुला लिया। और वाकई जिनको बहुत ज्ञान होता है ना, जिनको बहुत नॉलेज होता है हिंदी का, संस्कृत का, तो वो उसको इजहार किए बगैर, उसको अभिव्यक्त किए बगैर रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो ज्ञान का भंडार लिए बैठे होते हैं। बहुत अच्छा पढ़ा होता है, लिखा होता है, जिंदगी में बहुत कुछ सीखा होता है, कुछ पूर्वजों से सीखा होता है, कुछ वर्तमान साहित्य से, और कुछ अपने समाज से। तो ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले आपका हम धन्यवाद करते हैं। आप स्टूडियो में आए, आपने दस्तक दी, दिल की बात कलम से भी कही और दिल की बात आपने दिल से भी कही। आपका हम धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिल सखी जी। और मैं बहुत बहुत अभिनंदन और आभार जश हिंदी टीवी का करना चाहता हूँ। जी जी। और सभी दर्शकों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। जी। सभी ने, आपने मुझे अपने इस स्टूडियो में बुलाया। जी जी। मेरे विचार, मेरे कुछ पंक्तियां जी जी आपने साझा की। जी जी। तो दर्शकों, मुझे यकीन है कि आपने भी पूरा लुत्फ उठाया होगा, आनंद उठाया होगा आज की हमारी खास मुलाकात से। और जल्द ही हाजिर होंगे एक और नए मेहमान को लेकर दस्तक दिल की बात कलम से। तो अब दीजिए अनुमति। और हाँ, आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय यदि हमें ईमेल के माध्यम से कहना चाहते हैं तो आप देखिएगा info@justbroadcasting.com पर आप हमें अपने ईमेल लिख सकते हैं, अपने विचार लिख सकते हैं। और जल्दी फिर से हाजिर होती हूँ एक और नए मेहमान को लेकर। अब दीजिए सखी को इजाज़त। प्रणाम।